नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, भगत सिंह कोचिंग क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम अपनी बायोलॉजी के अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला अपना चैप्टर पाचन तंत्र के बारे में था और दूसरा चैप्टर अपना ब्लड के बारे में था। इन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना थी, उन सारी संभावनाओं को हमने अच्छे से देख व परख लिया है। अब हम अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, अंतःस्रावी तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम। हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा था कि ग्रंथियां किसे कहा जाता है। शरीर के वो अंग जिनके द्वारा कोई ना कोई हार्मोन निकाले जाते हैं, उन्हीं अंगों को हमने बोला था अंतःस्रावी ग्रंथियां। और शरीर के वो अंग जिनके द्वारा कोई ना कोई रस या फिर कोई ना कोई एंजाइम निकाले जाते हैं, उन्हीं अंगों को हमने बहिःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। तो यहाँ पर हम अंतःस्रावी अंगों के बारे में पढ़ेंगे, यानी शरीर के वो अंग जिनके द्वारा कोई ना कोई हार्मोन निकाले जाते हैं, उन्हीं अंगों को हम बोलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हम बता देंगे, इनके अध्ययन को कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है। उसके बाद हम यहां से क्वेश्चन पढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं हार्मोन के बारे में। तो हार्मोन के बारे में हम बताएंगे कि हार्मोन बहुत कम मात्रा में शरीर से निकलते हैं, लेकिन इनका असर बहुत ज्यादा होता है। हार्मोन सीधे अपने ब्लड में मिलते हैं और रक्त में घुलकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ग्रंथि को हम बोलते हैं ग्लैंड। जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो सारी की सारी नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। नलिका विहीन का मतलब होता है कि हार्मोन को ले जाने के लिए किसी नलियों की आवश्यकता नहीं होती। हार्मोन जो है वो ग्रंथि सीधे रिलीज करेंगे और सीधे रिलीज करके अपने ब्लड में मिला देते हैं। ब्लड पूरे शरीर के अंदर घूमता है, यानी हार्मोन भी पूरे शरीर के ऊपर अपना असर दिखाने का काम करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मानव शरीर के अंदर केवल 9 ऐसी ग्रंथियां हैं। मानव शरीर के अंदर 9 ऐसी ग्रंथियां हैं जिनके द्वारा कोई ना कोई हार्मोन रिलीज होता है। यह हम बता देंगे, मानव शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों की कुल संख्या 9 होती है। हम देखेंगे कि वो 9 ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। तो 1 नंबर के ऊपर यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा पीनियल ग्लैंड, यानी पीनियल ग्रंथि। कहां पाई जाती है? तो यहां पर हमने दिखा रखा है कि मानव के मस्तिष्क के अंदर क्या पाई जाती है? पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। उसके बाद में 2 नंबर के ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि भी कहां पाई जाती है? मानव के ब्रेन के आधार में पाई जाती है। उसके बाद में पैराथायराइड ग्रंथि कहां पाई जाएगी? अपने गले के अंदर पाई जाएगी। और इसके आकार की बात करेंगे तो थायराइड ग्रंथि का आकार X आकार का होता है। थायराइड ग्रंथि के बाद में पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि के चारों कोनों के ऊपर पाई जाती है। हम यहां पर एक साथ लिखते चलेंगे। 1 नंबर के ऊपर पीनियल ग्रंथि, कहां पाई जाएगी? ब्रेन के अंदर। और इनकी संख्या की बात करेंगे तो पीनियल ग्रंथि की संख्या 1 होती है। उसके बाद में 2 नंबर के ऊपर पीनियल ग्रंथि के बाद में हम देखेंगे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि भी ब्रेन में पाई जाती है और संख्या की बात करेंगे तो 1 होती है। पीयूष ग्रंथि के बाद में 3 नंबर के ऊपर हम देखेंगे हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये भी ब्रेन में पाई जाती है और इनकी संख्या भी 1 होती है। यानी हम बताएंगे पीनियल, पीयूष और हाइपोथैलेमस, ये तीनों की तीनों ग्रंथियां मानव के मस्तिष्क में पाई जाती हैं और इनकी संख्या भी 1-1 होती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 4 नंबर के ऊपर थायराइड ग्रंथि।
और थायराइड ग्रंथि की भी संख्या 1 होती है, ये पाई जाती है गले में। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के बाद में 5 नंबर पर हम देखेंगे पैराथायराइड ग्रंथि। ये भी थायराइड ग्रंथि के चारों कोनों पर पाई जाती है, यानी ये इस प्रकार अपनी थायराइड ग्रंथि होती है, यहां पर दिखा रखा है। इस थायराइड ग्रंथि के चारों कोने जो हैं, इन चारों कोनों के ऊपर पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है यहां पर, यानी पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या होती है 4, और ये भी कहां पाई जाएगी, गले में पाई जाएगी। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि के बाद में हम देखेंगे 6 नंबर के ऊपर थाइमस ग्रंथि। इसकी भी संख्या 1 होती है, और ये हमारे हृदय के समीप पाई जाती है। संख्या 1 होती है, कहां पाई जाती है, अपने हार्ट के पास पाई जाती है। 7 नंबर के ऊपर देखेंगे हम एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि की संख्या 2 होती है, यहां पर दिखा रखा है। एड्रिनल ग्रंथि ये अपनी दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाती है, तो इनकी संख्या 2 है। कहां पाई जाती है, तो हम बता देंगे किडनी के ऊपर पाई जाती है। उसके बाद में एड्रिनल ग्रंथि के बाद में 7-8 नंबर के ऊपर हम देखेंगे अग्नाशय ग्रंथि। इसकी भी संख्या 1 होती है, कहां पाई जाती है, यहां पर साफ साफ दिखा रखा है, पैनक्रियाज। अपने उदर गुहा वाले भाग के अंदर पैनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। उसके बाद में 9 नंबर के ऊपर यहां पर दिखा रखा होगा, एक तो है टेस्टिस, टेस्टिस यानी वृषण। पुरुषों की बात करेंगे तो नर के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं, जबकि महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं के अंदर ओवेरी यानी अंडाशय पाया जाता है। तो नर की बात करेंगे तो नर में भी 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं में भी 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। फर्क इतना होता है कि पुरुषों के अंदर तो टेस्टिस पाए जाते हैं, जबकि महिलाओं के अंदर ओवेरी यानी अंडाशय पाया जाता है। तो 9 नंबर की जनन ग्रंथि जो है, हम बता देंगे पुरुषों के अंदर तो वृषण, और वृषण की भी संख्या 2 होती है। और महिलाओं की बात करेंगे 9 नंबर पर, तो महिलाओं में पाया जाता है अंडाशय, और अंडाशय की भी संख्या की बात करेंगे तो इनकी संख्या भी 2 होती है। तो हमने देखा कि इस प्रकार मानव शरीर के अंदर टोटल 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। अपने को ये 9 के 9 नाम याद रखने हैं, इनकी कितनी संख्या होती है और ये ग्रंथियां कहां कहां पाई जाती हैं, इन सब के बारे में अपने को याद रखना। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है, इनकी संख्या कितनी होती है, इस बारे में। अब यहां से इन ग्रंथियों के बारे में एक एक बात को हम अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सी ग्रंथि के द्वारा कौन से हार्मोन निकाले जाते हैं, और यदि इस हार्मोन की संख्या कम और ज्यादा हो जाए तो मानव शरीर के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे 1 नंबर के ऊपर थायराइड ग्रंथि। एक नंबर के ऊपर देखेंगे हम थायराइड ग्रंथि। यहां से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे। पहला क्वेश्चन हमको याद रखना है कि थायराइड ग्रंथि का दूसरा नाम होता है आउटू ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को कहा जाता है आउटू ग्रंथि। कहां पाई जाती है, तो हम बता देंगे गले में पाई जाती। संख्या की बात करेंगे तो संख्या हम बता देंगे, इसकी संख्या 1 होती। संख्या के बाद में यहां से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट होते हैं कि थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है, तो इसके आकार के बारे में हम बताएंगे एच आकार का, या फिर इसको बोला जाता है एच आकार के अलावा तितली के आकार का। तितली के आकार का, और तितली को अंग्रेजी में बोला जाता है बटरफ्लाई। तो यहां से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बटरफ्लाई के आकार की कौन सी ग्रंथि होती है, तो हम बता देंगे बटरफ्लाई के आकार की मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि।
इसके टोटल वजन की बात करेंगे तो इसका कुल वजन जो है वो 25 से 30 ग्राम होता है। देखो यहां से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर बच्चे जो हैं वो ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो अपने को बता देना है थायराइड ग्रंथि। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी वहां पर ये अंतःस्रावी नाम नहीं मिलेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो हम बता देंगे लीवर। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो हम बता देंगे त्वचा। 3 क्वेश्चन है, तीनों ही कंफ्यूज करने वाले हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेंगे तो अपने को बतानी है थायराइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो अपने को बताना है लीवर। और मानव शरीर के सबसे बड़े अंग की बात करेंगे तो अपने को बताना है त्वचा। ठीक, ये तो बेसिक सी बात सी, यहां से क्वेश्चन अपने को याद रखने हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन भी पुटअप हो जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। अपने को इन हार्मोन के बारे में पढ़ना, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां मानव शरीर के अंदर हार्मोन रिलीज करती हैं और वो हार्मोन सीधे ब्लड में जाएंगे और ब्लड में जाकर अपना काम करते हैं। इन ग्रंथियों की जो वजन है, आकार है, वो भले ही छोटा हो, लेकिन इन ग्रंथियों से निकलने वाले जो भी हार्मोन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा 2 हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन होता है थायरोक्सिन, 1 नंबर का हार्मोन होता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के बाद में दूसरा अपने को पढ़ना है कैल्सिटोनिन। पहला हार्मोन था थायरोक्सिन और दूसरा हार्मोन था कैल्सिटोनिन। यहां से आगे आप अपने को क्वेश्चन जो है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे और अपने को अच्छे से याद भी रखने। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा 2 हार्मोन निकलते हैं, पहला होता है थायरोक्सिन और दूसरा होता है कैल्सिटोनिन। अब देखना अपने को ये हार्मोन काम क्या करते हैं, तो हम बताएंगे थायरोक्सिन हार्मोन काम क्या करता है। तो हम बता देंगे थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये मानव शरीर में उपापचय दर को कंट्रोल करता है। उपापचय दर को कंट्रोल करता है। उपापचय दर को कंट्रोल करता है। आपने एक बार नाम सुना होगा, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो पूरे शरीर का चेकअप करते हैं। फुल बॉडी चेकअप करने के लिए वो एक नाम लिखते हैं कि आपके शरीर का अपने को BMR करना होगा। BMR का मतलब होता है बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी आधार उपापचय जो दर है उसको चेक करने का काम करते हैं। उपापचय दर का मतलब क्या होता है कि मानव का जो शरीर है अपना हार्ट जो है 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कने का काम करता है। ठीक है, मानव शरीर के हमने अंदर पढ़ा था आमाशय यानी पेट के अंदर भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है। मानव जो है वो 1 मिनट में तकरीबन 16 से 20 बार श्वास लेता है। तो ये क्रियाएं जो है वो मानव शरीर के अंदर अपने आप होती है और अपने आप जो क्रियाएं होती हैं इन्हीं क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम पूछेंगे तो हम बता देंगे ये जो हार्मोन है ये ब्लड में कैल्शियम को कंट्रोल करता है। ब्लड में कैल्शियम को कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा, हमने बताया था कि मानव शरीर के अंदर लगभग 60 से 70 एलिमेंट तत्व पाए जाते हैं और उन्हीं 60-70 एलिमेंट में से एक एलिमेंट कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम जो है वो मानव शरीर के अंदर हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या काम करेगा, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो ब्लड का कैल्शियम निकालकर मानव की हड्डियों को दे देता है और जब ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाए तो हड्डियों से कैल्शियम किस में ले लेता है, ब्लड में ले लेता है। ये काम किसका होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन का होता है। अब क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि मानव शरीर के अंदर यदि थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाए या थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाए तो मानव शरीर को कौन कौन से रोग हो जाते हैं।
यानी सीधी सी ये बात है, यदि इन हार्मोन की संख्या मानव शरीर में कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए तो अपने को अनेक सी बीमारियां हो जाती। उन बीमारियों के नाम अपने को याद रखने हैं, बस इतना सा काम करना। थायरोक्सिन हार्मोन, पहला क्वेश्चन रहेगा अपना कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, यदि ये हार्मोन मानव शरीर में कम हो जाए तो अपने को कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो हम बताएंगे 1 नंबर के ऊपर मिक्सिडिमा रोग, दूसरा रोग हम बताएंगे क्रिटिनिज्म, तो क्रिटिनिज्म को बोला जाता है जड़ मानवता। ठीक है, उसके अलावा तीसरा हम बता देंगे गलगंड या फिर गेंगा रोग। ठीक, ये तीनों रोगों के नाम अपने को अच्छे से याद रखने हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखना, पहला गलगंड यानी गेंगा रोग क्या होता है। गेंगा रोग के अंदर मानव का ये जो गला है यानी थायराइड ग्रंथि जो है वो फूल जाती है और फूलकर ये गला जो है वो मोटा हो जाता है। उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, गलगंड या फिर गेंगा रोग कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिटिनिज्म यानी जड़ मानवता। जड़ मानवता यानी क्रिटिनिज्म रोग कौन सा होता है, जिसके अंदर इंसान जो इंसान की उम्र तो 18-20 साल तक हो जाती है, लेकिन उनका जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो बच्चों की तरह काम करता है, जिन्हें हम अक्सर गांवों के अंदर पागल लोग भी कह देते हैं। यानी उम्र तो बढ़ गई लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ उसका जो दिमाग है वो विकसित नहीं हुआ। उसी रोग को हम क्या बोल देते हैं, क्रिटिनिज्म यानी जड़ मानवता रोग। तीसरा होता है मिक्सिडिमा रोग। इस मिक्सिडिमा रोग के अंदर क्या होता है कि अपनी आंखों का ये जो कॉर्निया है, इस कॉर्निया का आकार बिल्कुल गोल होता है और इस मिक्सिडिमा रोग के अंदर ये कॉर्निया का आकार जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। उसी रोग को क्या कहा जाता है, मिक्सिडिमा रोग कहा जाता है। ये बातें अपने को अच्छे से याद रखनी। उसके बाद में ये वाला कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन ये क्या काम करता है, अभी हमने देखा है कि कैल्सिटोनिन हार्मोन जो ये ब्लड से कैल्शियम को लेता है और ब्लड से कैल्शियम को निकालकर किसको दे देता है, मानव की बोन यानी हड्डियों को दे देता है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, यदि कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो मानव शरीर में अधिक मात्रा में निकले, अधिक मात्रा में निकले यानी हड्डियां को कैल्शियम ज्यादा मिल जाएगा। ब्लड से कैल्शियम ज्यादा निकला और ज्यादा कैल्शियम किसको मिल गया, हड्डियों को मिल गया। यानी हड्डियों को ज्यादा कैल्शियम मिलने से अपनी हड्डियां जो हड्डियां ज्यादा मजबूत हो जाती हैं, उनके अंदर क्या हो जाती है, ऐंठन पैदा हो जाती है, ऐंठन पैदा हो जाती। ऐंठन का मतलब होता है यदि मानव शरीर की हड्डियों के पास कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो, तो कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होने के कारण जो उसकी हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। उसी को हम बोल देते हैं कि यदि कैल्सिटोनिन हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाए तो हड्डियों में ऐंठन पैदा हो जाती। दूसरा क्वेश्चन, कमी से, यदि मानव शरीर के अंदर कैल्सिटोनिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाए, कैल्सिटोनिन हार्मोन की मात्रा कम हो गई, इसका मतलब ब्लड से जो कैल्शियम हड्डियों को देना था वो कैल्शियम हड्डियों तक पूरी मात्रा में नहीं पहुंचा। ब्लड के अंदर ज्यादा कैल्शियम रह गया, हड्डियों के पास हड्डियों के पास कैल्शियम कम पहुंचा। हड्डियों के पास कैल्शियम कम पहुंचा तो अपनी जो हड्डियां हैं वो पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाएंगी और हड्डियां जो है वो नरम होकर टूटने लगती हैं। उसी रोग को हम बोल देते हैं ओस्टोपायोसिस। ओस्टोपायोसिस, ठीक है, यानी हड्डियों का नरम होकर टूटना कौन सा रोग कहलाता है, ओस्टोपायोसिस। हम बता देंगे कैल्सिटोनिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, ओस्टोपायोसिस, और कैल्सिटोनिन हार्मोन की अधिकता से क्या हो जाएगी, हड्डियों में ऐंठन पैदा हो जाती। इतनी बेसिक सी बात अपने को याद रखनी है। उसके अलावा अपने को एक बात और याद रखनी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो थायराइड ग्रंथि, इस थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करने वाला एलिमेंट कौन सा होता है।
थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करने वाला एलिमेंट कौन सा होता है, तो हम बता देंगे सोडियम। ठीक, यौगिक की बात करेंगे तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी नमक के द्वारा ये जो ग्रंथि है ये ग्रंथि कंट्रोल होती है। मानव शरीर के अंदर जितनी आवश्यकता होती है नमक की, यदि उससे ज्यादा नमक ले लिया तो भी थायराइड ग्रंथि प्रभावित होगी, यदि उससे कम मात्रा में नमक ले लिया तो भी ये ग्रंथि प्रभावित होगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करने वाला एलिमेंट कौन सा होता है, तो हम बता देंगे सोडियम की। यौगिक की बात करेंगे तो हम बता देंगे NaCl यानी आयोडीन की। ठीक है, सोडियम और जो आयोडीन है ये मानव शरीर की थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करते हैं। तो आज हमने पहला एक ग्रंथि को पढ़ लिया है, फिर से रिपीट कर देते हैं। थायराइड ग्रंथि जो है गले में पाई जाती है, इसका आकार H आकार का या फिर बटरफ्लाई यानी तितली के आकार का होता है। मानव शरीर की ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसका कुल वजन 25 से 30 ग्राम होता है, गले में पाई जाती है और इसकी संख्या 1 होती है। उसके बाद में इसके द्वारा 2 हार्मोन निकाले जाते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन और दूसरा निकाला जाता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या काम करता है, मानव शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करता है, यानी BMR बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन, आधार उपापचय दर को कंट्रोल करता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या काम करता है, तो हम बता देंगे ब्लड में जो कैल्शियम है उस कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन का। उसके बाद में थायरोक्सिन हार्मोन जो है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से मिक्सिमा, क्रिटिनिज्म और गेंगा जैसे रोग हो जाते हैं। उसके अलावा यदि कैल्सिटोनिन हार्मोन की कमी हो जाए तो ओस्टोमलेशिया जैसे रोग हो जाते हैं। यदि इस हार्मोन की अधिकता हो जाए तो अपनी हड्डियां जो हैं उन हड्डियों के अंदर ऐंठन पैदा हो जाती है। बस इतनी सी बात अपने को याद रखनी। धन्यवाद साथियों। इसके बाद में हम कल की क्लास में थायराइड ग्रंथि के बाद में पैराथायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।